क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा ध्यान से देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। आपको दिया है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी। देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, एंड ये जो दो वेक्टर्स हैं ए प्लस बी उनका सम है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या होता है? ये तो डायगोनल होता है, और ए माइनस बी भी एक डायगोनल ही होता है, नहीं ये भी एक डायगोनल होता है। तो बेसिकली अगर मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लेता हूं उसका मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, पता चलेगा आपको, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और अगर ये इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूं और बी माइनस ए, फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ, मतलब इसको आप ए वेक्टर मान, तो ये उसका नेगेटिव है। तो कोई भी वेक्टर का जो नेगेटिव होता है वो आपस में, मतलब एक वेक्टर को अगर हम ए मानते हैं, इसको अगर मैं ए मानता हूँ तो ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा, नहीं? तो ये अब आपस में तो सही है ना, समझ में आ गया होगा आपको। तो वेक्टर ए और माइनस ए, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना। तो ये वही चीज है, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यानी कि ये चीज और ये चीज सेम है। अब अगर ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर को अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, सपोज ये बी वेक्टर है, तो जो कॉमन डायगोनल आएगा वो ऐसे आएगा। तो ये ए प्लस बी वेक्टर आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये इसकी लेंथ है। और ये वाली जो वेक्टर आएगी ये कौन सी आएगी? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये वेक्टर कौन सी आएगी, इसको आप ओरिजिन मानो, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ गई, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही तो आएगा ना। तो ये वाली वेक्टर आएगी बी माइनस ए। तो ये जो कंडीशन हमें दी हुई है, दिस बेसिकली सेज दैट कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं। इन दोनों के लेंथ का इक्वल होने का मतलब पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम के तो दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये आपने 9 10 में पढ़ा। कौन से पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते? देखो, शायद आप लोगों को पता नहीं सही से पढ़ा है कि नहीं, लेकिन अदरवाइज मैं छोटे बच्चों को ये जरूर बताता हूँ दैट हाउ वी डिफाइन अ पैरेललोग्राम, है ना। जब दो पैरेलल लाइंस आपस में कटती हैं ऐसे, है ना, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बन गया, बस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। So rectangle is a special type of a parallelogram. Rectangle is also a parallelogram because opposite sides are parallel. In which diagonals are equal. इसमें diagonals equal हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में क्या एंगल आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। सिंपल, कुछ एनालिसिस ही करने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, अगर आप इसको वेक्टर्स के हिसाब से करोगे तो ये a वेक्टर आ जाएगा और ये बी वेक्टर आ जाएगा। इनके बीच में अगर एंगल है थीटा, तो माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल आएगा? 180 माइनस थीटा। तो अब इनका रिजल्टेंट कितना बन जाएगा बताओ? इनका रिजल्टेंट कितना बन जाएगा बेटा? आई वांट टू आस्क यू अबाउट रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, और a माइनस बी इन दोनों का सम है, इसका और इसका। तो इन दोनों का जो सम आ रहा है वो ये आता है, तो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा। अभी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ध्यान से करना पड़ेगा, cos 180 माइनस थीटा। मैं एक बार धीरे धीरे बता रहा हूँ, नॉन मेडिकल वालों को तो आता है। यहाँ पे 2 इंटू 90 माइनस थीटा है, तो ये इवन मल्टीपल है ना इसका, है ना। तो दैट मींस cos विल रिमेन cos, लेकिन ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहां पे नेगेटिव आएगा, इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, माइनस cos थीटा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस cos थीटा। तो इसको अगर आप cos 180 माइनस थीटा को, ये cos 180 माइनस थीटा माइनस cos, इन दोनों को फिर आप इक्वल करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आप देख लो। तो अगर a और b नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों की लेंथ जीरो नहीं है, तो देन cos थीटा विल बी जीरो एंड थीटा विल बी 90 डिग्रीज। तो हर हिसाब से आंसर तो वही आना चाहिए, आंसर विल बी द सेम नो मैटर विच वे यू डू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो मेरे से बीच में पूछ लेना।
बेटा मैं थोड़ा, तो 19 में आपको दिया है एट व्हाट एंगल्स द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड a plus b and a minus b must act so that their resultant becomes this. ठीक है, तो at what angle a vector plus b vector and a vector minus b vector act so that their resultant becomes magnitude a plus b कैसे दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा फनी लग रहा है मुझे मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये a वेक्टर नहीं दिया है ना, ये सिर्फ a दिया। चलो देखते हैं रिजल्टेंट को कितना बनाना है, इसको रिजल्टेंट को बनाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखना 19th क्वेश्चन जो तो अब एक वेक्टर है ये p और एक है q। Now p is equal to a plus b and q is equal to a minus। अब ये एंगल निकालना है ताकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना बन जाए, वो इतना बन। बस इसमें क्या है, ये वाली वेक्टर a plus b है, a is a real number, b is a real number, like a is 7 and b is 4, ऐसे ही है बस, क्योंकि ये वेक्टर नहीं दिया, समझ नहीं आया, ये वेक्टर नहीं दिया तो मीनिंग तो यही निकलेगा जो मैंने लिखा। अब गलत दिया है तो कुछ उसका मैं बता दूं, 2pq cos थीटा, p कितना आएगा बेटा a प्लस b, q कितना आएगा a माइनस b। ठीक है, अब आगे देखो आप क्या आएगा, तो इसमें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4a 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक आया, अब आगे क्या करना है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ट्वाइस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर जाएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ये तो बन जाएगा 3b। सर राइट हैंड साइड पे समझा, ये प्लस है, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर प्लस, हाँ जी प्लस है, प्लस यस आया। अब ठीक है, अब तो ठीक है, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ओके, तो ये इसमें गड़बड़ हो ही जाती है ना, इसको बड़ा हार्ड है, तो ये दूसरी तरफ चला गया तो ये बना माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचा, और cos थीटा आ जाएगा आपके पास, cos थीटा आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा क्योंकि ये माइनस हमने इसके साथ ले लिया और यहाँ पे 2 का फैक्टर भी आ जाएगा। अब ये इससे कौन सा पार्ट बनेगा, आंसर देख लेना, कौन सा पार्ट बनेगा, बन जाएगा कोई पार्ट आंसर। थीटा इज cos इनवर्स ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही है दिया भाई किसी पार्ट में, यस सर डी पार्ट, डी पार्ट, तो डी पार्ट है बेटा, ये हो गया, ठीक है ना। और किसी को कोई पूछना है इसमें से, नहीं तो फिर दूसरी वर्कशीट लेकर आते हैं, कर लो, खत्म करना पड़ेगा आपको। ट्वेंटी फोर्थ कौन बता रहा है, 24 कोई एक्सप्लेन कर देगा, इसका भी मेरे को भी मेथड सोच के करना पड़ेगा, कर दोगे प्रणव एक्सप्लेन? यस सर, सॉल्यूशन निकाल लो अपना, यस सर, फिर आप जो बोलोगे वो मैं ड्रॉ कर दूंगा, मेरी थोड़ी एनर्जी बच जाएगी, मेरे को सोचना नहीं। सॉल्यूशन निकाल लिया आपने? वन मिनट सर, वो क्वेश्चन खोलना उसमें निकालो निकालो, मैं अभी पढ़ लेता हूँ, पढ़ना बेटा क्वेश्चन। एंगल बिटवीन डेल्टा ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, डेल्टा ए वेक्टर एंड ए वेक्टर में क्या एंगल होना चाहिए ताकि डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड चेंज इन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इन चेंज ऑफ
चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल हो जाए। लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है नहीं? सर हो गया, निकाल लिया। ये मान लो ए वेक्टर, ठीक है। अब ए में मैं कुछ ऐड करता हूँ तो मुझे एक नई वेक्टर मिल जाए, ठीक है। तो ये ए की इनिशियल वैल्यू है, मतलब ए वेक्टर को वेरिएबल वेक्टर मान। पहले ये ए वेक्टर इतना था और बाद में ए वेक्टर इतना बन, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल को हम बोलते हैं चेंज इन ए, चेंज इन ए वेक्टर। तो मतलब अगर मैं फाइनल को लाना चाहता हूँ तो मुझे चेंज इन ए में इनिशियल वैल्यू ऑफ ए, इनिशियल वैल्यू ऑफ ए दिया आपको ये, ठीक है। इसमें आपको डेल्टा ए, तो मतलब ये जो चीज है ये डेल्टा ए वेक्टर आ जाए। इनका मतलब ये कि ये वाली जो वेक्टर है ये डेल्टा ए वेक्टर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कंडीशन दी हुई है, इन्होंने कंडीशन दी है आपको, हम क्या करना चाहते हैं कि चेंज इन ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी लेंथ में से इसकी लेंथ माइनस कर, वो ये होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है। और एंगल किसके बीच में बताना है आपको, एंगल बताना है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन डेल्टा ए एंड ए, डेल्टा ए और ए के बीच का एंगल। तो डेल्टा ए और ए के बीच में ये एंगल, बेसिकली वी वांट टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो डेल्टा ए और इसको ऐड करके क्या आता है, नहीं, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करके जो आएगा वो फाइनल वैल्यू ऑफ ए है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a, a इज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और क्योंकि इनिशियल वैल्यू यही है और डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। एक तो ये इक्वेशन है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है देखना, डेल्टा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए एफ माइनस ए आई है, देखना। तो ए आई को दूसरी तरफ ले ले, ए आई को दूसरी तरफ ले ले, ठीक है। अब ए आई तो हम ए ही मानते हैं, ये तो ए ही है, दिस सिंपली ए, राइट। अब ए एफ इतना भी है और ए एफ इतना भी है, इनको इक्वेट कर दें तो ए डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, लेंथ है ये नंबर 2 4 5 ऐसे, ये समझना क्या नंबर है और क्या वेक्टर है, और इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो ये इसके इक्वल आ जाए, ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। इस इक्वेशन से हमें थीटा निकालना है, तो ये ए स्क्वायर डेल्टा ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। यही आ जाएगा, बेटा बताओ। यस सर। यही आ जाएगा। अब आप देखो करना यस क्या सर। है, हाँ अब देखो करना क्या है, ये आपके पास ए वेक्टर थी, ठीक है। इसमें हमने कुछ ऐड किया जिसको हम चेंज इन ए बोलते हैं, तो ये करने से ये नई वैल्यू आ गई है की फाइनल वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम चाहते हैं कि फाइनल वैल्यू की लेंथ में से, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करें तो इसकी लेंथ आ जाए। अब ये हो कब सकता है, ये अभी हो सकता है जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है, बस फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करके इसकी लेंथ कब आएगी, जब ये दोनों एक डायरेक्शन में बनेंगे। अगर ये थोड़ा भी ऐसे हो गए फिर इसकी लेंथ देखना, इसकी लेंथ मान लो ये बी है, ए की फाइनल वैल्यू, ये ए की इनिशियल वैल्यू और ये चेंज इन है, ठीक है। तो b माइनस ए मतलब इसकी लेंथ में से इसकी लेंथ को माइनस करके इसकी लेंथ से तो ज्यादा ही कम नंबर आएगा, इससे कम नंबर आएगा,
ये चेंज इन ए वेक्टर की लेंथ है, क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी लग जाएगी ना यहाँ पर। बी की लेंथ में से ए की लेंथ को माइनस करते हैं, बी की लेंथ में से ए की लेंथ को, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि यदि हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो इसकी कोई भी दो साइड्स ले लो, कौन सी लेनी है, कोई भी ले लो, ए भी ले ली और बी सी ले ली, इनका जो सम आएगा वो तीसरी साइड से ज्यादा आएगा और इनका जो डिफरेंस आएगा वो तीसरी साइड से कम। तो दिस माइनस दिस, मतलब इसकी लेंथ माइनस इसकी लेंथ, तो वो इससे तो कम ही आएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, इसकी लेंथ माइनस इसकी लेंथ इसके इक्वल आ जाए, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, सेम डायरेक्शन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? थोड़ा सा हार्ड है। इमेजिन ए वेक्टर टू बी अ वेरिएबल वेक्टर which initially has the value this and final value of the variable vector a is some other vector whose length is not the same as a. ठीक है, it might be of different length, लेकिन इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ए एफ का मैग्नीट्यूड तो ये आएगा, क्योंकि फाइनल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा, क्योंकि ये ए एफ इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसको ऐड करके। ठीक है, और कंडीशन आपको दी है कि इसकी जो लेंथ आनी चाहिए वो इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस है, तो वो हमने यहाँ पे लगा दी। जब इक्वल करके करेंगे सिंप्लीफाई तो cos थीटा बने, इसको तो ब्रैकेट को खोल लेना, ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर का स्क्वायर है ना, ये ना, ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसको जब आप इसके इक्वल करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2a डेल्टा भी कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेना, कोई बात नहीं। थोड़ा हार्ड है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आगे चलो बेटा। और कोई है इसमें से, ये मैं दूसरे वाले पिकअप करूं? इसमें से डाउट है आपको प्रणब? डाउट क्या मतलब, जो आप कह रहे हैं कि गलत आंसर दिए? यस सर, इसमें कोई बात नहीं। After doing all these, you will have a very first-rate introduction to IIT physics. Nothing, किसी भी किताब, मेन चीज है we are looking for critical reasoning. क्रिटिकल रीजनिंग ये होती है कि आप किसी भी चीज को पढ़कर ये जजमेंट कर पाओ कि वो सही लिखी हुई है या गलत। ठीक है, प्रॉब्लम तो आप लोग खुद वैल्यू समझ पाओगे जो आप बुक्स देखते हो कि हाँ ये तो अच्छी वैल्यू है, ये अच्छी प्रॉब्लम है, ये अच्छी नहीं है। चलो 3.C में से 13th क्वेश्चन उन्होंने कहा एक बार डिस्कस करना चाहिए, हम 13th पर जाएंगे। इसका आंसर नहीं सही है। यस सर। Two vectors have their components ax, ay, az and bx, by, bz. वैल्यू ऑफ दिस कितनी आएगी? नहीं तो बेटा ये तो जीरो ही आएगी, इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बस एट द मोस्ट क्या कर सकते हैं, ये कोप्लेनर वेक्टर्स होनी चाहिए, है ना। चलो एक चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद पहले आप इसके बारे में मुझे बताओ। मान लो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में बना, एक्स वाई प्लेन बना दो, ये एक्स वाई एक्सिस, these are the xy axis, okay. z एक्सिस इस पॉइंट से उठकर आपकी तरफ जाएगी बाहर। मैं पेन को उठाऊंगा तो देखना कैसे गायब होता है, ये गायब हो गया। आई एम जस्ट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब z एक्सिस हम ड्रॉ नहीं कर सकते तो यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है ना। पर चलो अभी ऐसी लो। अब पहले हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, अगर हम यहाँ पर कोई भी दो वेक्टर्स लेते हैं a और b, मान लो मैंने a और b दो वेक्टर्स ले ली, so both these vectors they lie in the same plane, a and b they lie in the same plane, तो इन दोनों इनको हम बोलते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर vectors may not always lie in the same plane,
अगर हम 3 डायमेंशन में देखते हैं, देखना बेटा, अगर मैं z एक्सिस भी बना दूं, सपोज आई ड्रॉ दी z एक्सिस ऑल्सो, ठीक है, ये z एक्सिस, मैंने z एक्सिस भी बना दी। तो अब अगर मैं स्पेस में कोई भी दो वेक्टर्स बनाता हूं, मान लो एक c और एक d, तो इट इज पॉसिबल कि ये c और d वेक्टर्स एक प्लेन में आ जाए, ठीक है। दे माइट लाई, ऐसे स्लांटिंग प्लेन नहीं आएगा इनका, इमेजिन द प्लेन डिटरमिन्ड बाय दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। सो इफ वी ड्रॉ टू वेक्टर्स इन स्पेस, मतलब तीनों कंपोनेंट्स हैं इसमें, इन दोनों का, ये तो एक्स वाई प्लेन में, इन दोनों का z कंपोनेंट 0 आ रहा है, इन दोनों z component 0, so they are both contained in the xy plane, that is why they are coplanar. These vectors, they are neither in the yz plane nor in the xy plane nor in the zx plane, but they are in some plane. Can you imagine a plane? Plane has no shape. एक इनफाइनाइट ऐसे एक प्लेन इमेजिन कर लो कि ये दोनों वेक्टर्स उस प्लेन में प्रेजेंट है। कैन यू इमेजिन बेटा, सी एंड डी? बट इट इज नॉट ऑलवेज कि स्पेस में जो दो वेक्टर, आप इमेजिन करो, ठीक है, कि स्पेस में एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दी, मतलब ऐसे आ रही है एक वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे, और एक वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, पर वो इस वेक्टर के नीचे से जा रही है, समझ नहीं, कुछ डिस्टेंस नीचे से। आप दो पेंसिल्स को ऐसे रख दो, एक पेंसिल ऊपर और उससे 1 सेंटीमीटर नीचे एक पेंसिल नीचे, तो ये वाली वेक्टर्स एक प्लेन में लाई नहीं करती, दे डोंट लाई इन द सेम प्लेन, दे डोंट लाई, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर दे डोंट लाई। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं कि एक वेक्टर तो ऊपर से जा रही है, आप पेन रख दो अपने, एक पेन अपने राइट हैंड में होल्ड करो और एक पेंसिल उससे परपेंडिकुलर रख लो, मतलब थोड़ी ऊपर, ये आपका एक पेन है और दूसरी पेंसिल थोड़ा ऊपर रख के ऐसे चला दो, तो इनको हम पैरेलल भी नहीं बोल सकते और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, ये यहाँ पे लग रहा है ना मिल रही है, ये मिल नहीं रही, तो थोड़ा ऊपर है। कैन यू इमेजिन? ठीक है, कि जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये इसी में ले लो, वाई जेड जेड एक्स प्लेन, तो सपोज ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये जेड एक्स प्लेन से थोड़ी ऊपर पैरेलल, ठीक है, और एक लाइन ऐसे जा रही है, वो भी जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है और उससे थोड़ा ऊपर, तो ये जेड एक्स प्लेन से मान लो 1 सेंटीमीटर ऊपर और ये 5, तो ये वाली जो वेक्टर्स होंगी इनको हम स्क्यू वेक्टर्स बोलते हैं, स्क्यू, दे आर नाइदर इन द सेम प्लेन, ठीक है, आगे होगा समझ में आप। बट ये ए और बी तो एक ही प्लेन में, अब आपको भी हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो ये स्पेस में लग रहा है, पर आप इमेजिन करो ना, मैंने क्या बनाया था, जब जेड एक्सिस नहीं बनाई थी तब तो ये एक ही प्लेन में थी, और मैंने आपको कहा था कि ए और बी दोनों का जो एक्स कंपोनेंट जेड कंपोनेंट है वो 0 है, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अगर हमारे, अब बात क्या है, जो बात सुनने वाली है वो ये है कि अगर हम कोप्लेनर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम उनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम बी को यहाँ लाएंगे, पहले बी को यहाँ लिया, फिर पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके मान लो आ गई ये वाली वेक्टर सी, तो सी भी सेम प्लेन एज ए एंड बी में आएगी, सी विल ऑल्सो लाई इन द सेम प्लेन एक्स वाई प्लेन में ही आएगी, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ए और बी को ऐड करके जो वेक्टर मिलती है वो ये वाली वेक्टर है सी, ठीक है। अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लो, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए फिर से आप इमेजिन करो कि आप बी को यहाँ ले, सपोज हम कहते हैं हम बी को यहाँ ले, ये बी को ले आया, ट्रांसलेट कर दिया हमने, आ गई बी, ठीक है, बी को ट्रांसलेट कर दिया। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, ए क्रॉस बी, ये देखा ना बेटा, ए क्रॉस बी, a cross b is a vector with some magnitude and some direction. Now magnitude of a cross b is a magnitude, b magnitude, sine of theta, where theta is the angle between a and b. And direction क्या होती है a cross b की, a cross b की डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और ये यूनिट वेक्टर हमें राइट हैंड रूल से मिलती है, राइट हैंड रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल हमें अपने राइट हैंड की फिंगर्स देनी है, पहले तो पेन को लेफ्ट में ट्रांसफर करो,
और अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर के पास लाओ और ए से लेकर बी तक घुमाओगे तो अंगूठा जो है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब ये वाली जो वेक्टर है ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगी ऐसे। अगर मैं इस वेक्टर को बनाना चाहता हूँ तो आई विल नीड टू ड्रॉ लाइक दिस। दिस वेक्टर शुड बी पैरेलल टू जेड एक्सिस। ठीक है, ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आ रही है। अब मैं अगर ए क्रॉस बी और ये सी, ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ विद सी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है देखना, z एक्सिस और a वेक्टर के बीच में एंगल 90 है क्योंकि z तो बाहर आ रहा है। ठीक है, c वेक्टर इसके बीच में और इसके बीच में एंगल 90 है तो ये जीरो ही आएगा। समझे आपको? लेकिन ये जीरो कब आएगा? जब a और b कोप्लेनर है। अब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कि कोप्लेनर है, ऑल्दो ये कोप्लेनर आ जाएंगे लेकिन ये मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने। तो आप कैलकुलेट कर लो, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कैलकुलेट करके आंसर जीरो ही आएगा। आपने कैलकुलेट ही किया होगा है ना? यस सर। आपने तो लॉन्ग कैलकुलेशन से ही किया होगा इसको, तो लॉन्ग कैलकुलेशन से करेंगे तो ये आपके पास जीरो ही आएगा। और मैंने बिना कैलकुलेशन के वैसे ही आपको एनालिसिस से बताया है, तो बस इनको एक पॉइंट दे देना चाहिए कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। चलो आंसर जीरो आ जाएगा, ये तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें जो डिस्कशन होना था वो तो हो गया। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव आपको देना था वो मिल गया, बाकी कैलकुलेशन तो आपको आती है, जीरो आ जाएगा, वैसे भी जीरो आ जाएगा। चलो 13th 14th भी नहीं हुआ। प्रोजेक्शन ऑफ ए सर ऑन हो बी। गया था, आंसर लगा रहा था। अच्छा, तो आप वेक्टर्स बोलना है एक बार। ठीक है, आप कहते हो तो मैं आंसर निकालता हूँ सबके बेनिफिट के लिए, सबको बेनिफिट हो जाएगा। तो वेक्टर्स आएगा 12th क्लास में, पहले बता रहा हूँ। डोंट एक्सपेक्ट कि अभी आ जाए, लेकिन अगर अभी नहीं करोगे तो फिर 12th में भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो एनीवे 12th में यूज भी होगा वेक्टर्स का, ऑप्टिक्स में यूज होगा। घबराने की बात नहीं, आ जाता है सबको। ए और बी दो वेक्टर्स दिए हैं और आपको ए की प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में निकालनी है, तो आंसर इज दिस बिकॉज दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। कल भी बताया, ए बी, आंसर इज ए cos थीटा। ए कितना है बेटा? 2i cap plus 3j cap minus k cap थैंक यू। minus i cap plus 3j cap plus 4k cap। थैंक यू, यू बहुत अच्छा हो गया, अभी टाइम बच जाएगा, बहुत सारे स्क्रीन चेंज करें। 2 इंटू -1 डॉट प्रोडक्ट बेटा, -2 + 9 -4, ऊपर आ गया 3, नीचे इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड 16 + 9 + 1 √26, तो ये आ जाएगा 6/√26। ये तो आपके पास ये आ गया आंसर, बस यही आंसर है, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? ये ऑप्शन में दिया, 3 आ गया। ऑप्शन में दिया हुआ है। नो सर। कोई नहीं, आपका यही आ रहा था ना? यस सर। हाँ तो यही आंसर है, वो गलत दिया हुआ उसमें आंसर उठपटांग। चलो एनीवे, और कौन सा है बेटा 14th के बाद? 16th है सर। 16, बाकी सारे कर दिए आपने इसके? बाकी भी सर एक दो है, मतलब जैसे 20th इनकम्प्लीट है और डाउट में 24 है बस। 16th का आपने आंसर तो निकाल ही दिया, पर आंसर गलत दिया हो आप ये कह रहे हो है ना? यस सर। ठीक है, जब आप इतनी स्मार्ट हुई तो फिर मेरे को क्वेश्चन बताना अभी। ठीक है, जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनके लिए बहुत नुकसान है, ट्राई जरूर करना चाहिए। ये गिवन है बेटा, गिवन है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और a1 + a2 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज √3, ये दिया हुआ है। यस सर, मैग्नीट्यूड। और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, a1 - a2 डॉट प्रोडक्ट विद 2a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। थैंक यू।
काइंडली सेव दिस, बस बेटा इसको मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो, बस दैट्स ऑल। और a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड 3 दिया है ना, तो पहले तो इसको देख लो आप, है ना, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, a1 वेक्टर और a2 वेक्टर के बीच में एंगल को अगर हम थीटा मान लें, दोनों की लेंथ तो यूनिटी है ना, तो कल ही बताया आपको, ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ देम इनटू cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू √3, ये आ जाएगा। इन दो a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जब दो, अब मैं देखो कह रहा था ना इसको याद कर लो, तब सब कह रहे थे याद में, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो दो ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ देम इनटू cos ऑफ हाफ द एंगल शुड बी इक्वल टू, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये cos थीटा बाई 2 आ जाएगा आपके पास √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 इज हाउ मच, 30 डिग्रीज, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो बस आगे तो कुछ नहीं है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, तो ये आएगा ट्वाइस a1 डॉट a1, फिर आएगा प्लस a2 डॉट a1, फिर आएगा माइनस ट्वाइस a1 डॉट a2, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर माइनस a2 डॉट a2, तो a1 डॉट a1 तो आएगा 1, चेक कर लें, ये आएगा -1, ये माइनस, और ये बन जाएगा माइनस a1 डॉट a2, नहीं, तो a1 डॉट a2 ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, ये आएगा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का इनटू cos ऑफ थीटा, cos थीटा कितना आ जाएगा 1/2, तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो आंसर आया 1/2, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, गलत आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर 1/2 आएगा, यही बोल रहे ना प्रणव आप, आंसर इज 1/2। यस सर, चलो यस सर। दूसरों की हेल्प के लिए सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, चलो आप लोग ट्राई करोगे तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। आगे चलना बेटा, आगे दिया हुआ आपको 20th, यस सर, 20th में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लाओ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, हो जाएगा। अगर ये डायगोनल्स हैं तो एरिया कितना आएगा, चलो वैसे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है बेटा, अब मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा इन दोनों वेक्टर से। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मिलता है, ये मालूम पड़ेगा क्यों, देखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लो, ये आएगा, और ए क्या है, ये वाली लेंथ, और बी साइन थीटा है ये वाली लेंथ एच, चेक कर लेना बी साइन थीटा ये आएगी कि नहीं, तो ए इंटू एच क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, वो एरिया होता है, तो ये एरिया आएगा पैरेललोग्राम, ये मैंने बताया लेक्चर में भी, ठीक है। ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स दिस एरिया इन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, वो इस एरिया के इक्वल आ जाएगा। अब इन्होंने लेंथ ऑफ डायगोनल दी हुई है, मतलब एक ये जो होती है ए प्लस बी, और दूसरी कौन सी, ये तो है बी प्लस ए, और दूसरी कौन सी है बी माइनस ए, दूसरा डायगोनल ये दिया, ठीक है। अब इनका क्या हम करेंगे डायगोनल्स का, तो डायगोनल से साइड निकलेंगे ना, अगर ये पी है और ये क्यू है, नहीं, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, p प्लस क्यू बाई 2, ये तो a आ जाएगा, ये तो b आ जाएगा, b आ जाएगा, और अगर हम p माइनस बी करते हैं, p माइनस क्यू करते हैं, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम a क्रॉस b करते हैं तो हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिलता है, तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, p प्लस क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद p माइनस क्यू, तो भी हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। a क्रॉस b, ये p प्लस क्यू, ये p माइनस क्यू, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से एरिया मिलता है ना, तो ये a और b आते हैं, तो अब 1/4 ऑफ
p प्लस क्यू, पहले इन दोनों को p प्लस क्यू कर दो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट विद p माइनस क्यू कर दो। इन्होंने दिया क्या हुआ मुझे पता नहीं है, देखो ये दिया हुआ है हाँ, p वेक्टर और q वेक्टर दिए हुए हैं आपको, तो बस अब आगे तो इजी है, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा बेटा कैसे किया, यस देख लो एक बार कॉपी कर लो, आप लोग भूल जाओगे तो 2 मिनट्स देता हूँ, 2 मिनट के लिए लिखो इसको, जो आपने स्मॉलर क्लास में शायद सीखा होगा, नहीं अगर ये डायगोनल्स हैं d1 और d2 और ये साइड्स हैं a और b, इनमें क्या रिलेशनशिप होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज हाफ ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये रिलेशनशिप होती है, याद है आपको ये, शायद आप लोगों ने सीखी हो, डायगोनल्स के बीच में और उसकी साइड्स के बीच में, आई होप यू रिमेम्बर दिस, याद कर लो, इससे रेलेवेंट नहीं है लेकिन वैसे इसको भी यूज करके कर सकते हैं मे बी, ठीक है, हाफ ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, और ये प्रॉपर्टी जो है ये हम वेक्टर से इजीली प्रूव कर सकते हैं, वो आप करके देख लेना, ठीक है, चलो अब इसको यही छोड़ देते हैं, आप इसको कॉपी कर लो और लिख लो, याद कर लेना, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन सर, उस पे क्वेश्चन बता जो आपने प्रॉपर्टी बताई थी अभी, का क्वेश्चन है अलग से, वर्कशीट में, ये सब प्रूव करने का। हाँ ठीक है, अच्छा ये बताएंगे, और कौन सा है बेटा इसमें से क्वेश्चन आपका डाउट, सर 24 डाउट है। 24, लाओ 24 करते हैं, अच्छा ये तो शायद गलत आंसर होगा, कुछ ऐसा ही कुछ है ना, ये तो इजी लग रहा सॉल्व है, ही नहीं हुआ था सर ये। सॉल्व नहीं हुआ, सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए डॉट बी के इक्वल आ रहा है, तो ए और बी को नॉन जीरो वेक्टर्स ही लेना चाहिए, राइट साइड तो ये आ जाएगी, लेफ्ट साइड आएगी ये, यही आएगी ना, ये ऐसे आएगी, अब इसका अंडर रूट देना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, कोई और कंडीशन नहीं दी हुई, एंगल बिटवीन a plus b vector magnitude is equal to a vector dot b vector, a plus b, तो ये a क्रॉस b तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो ये ना ऐसे क्वेश्चन होगा, देखो ये ऐसे होगा बेटा, एक ये जो लिखा ना इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इस पार्ट इसको ना आप क्रॉस प्रोडक्ट ले, आप देखो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन थीटा, दूसरी तरफ है ए बी कॉस थीटा, ये क्वेश्चन तो गलत आया कुछ, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है, और जीरो एंगल से हो सकता है क्या, जीरो एंगल से tan थीटा तो 1 आ रहा है, tan ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस 1 आएगा, ये एंगल दो वेक्टर्स के बीच में हो नहीं सकता, ठीक है, तो जीरो क्यों आ रहा है, जीरो तो नहीं आना चाहिए, जीरो आने की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो तो नहीं आ सकता, ये ऑप्शन तो सही नहीं, मैंने आंसर नहीं दिया हुआ इसका, आंसर नहीं दिया हुआ ना, तो जीरो तो आंसर नहीं बनेगा, और ए और बी ये वाला एंगल हो सकता है कि नहीं वो आप सोच सकते हो, है ना, ए और ये देखना ये वाला एंगल पाई से भी ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब cos थीटा तो नेगेटिव आ जाएगा,
इससे भी आंसर नहीं आएगा। आई थिंक ये 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5/4 आंसर होना चाहिए, 0 से नहीं आएगा, 0 से कोई कंडीशन मैच नहीं करेगी। tan थीटा इसमें 1 आ रहा है और tan थीटा 1 सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज के लिए ही आएगा, 0 के लिए नहीं आएगा, तो गलती से इसमें 0 आया। क्वेश्चन ये है ए क्रॉस बी, ठीक है। और अदरवाइज तो वो तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेंथी बन जाएगा, अननोन ज्यादा आएंगे उसमें। अननोन ज्यादा सर आने का 24। मतलब यही होता है कि बहुत सारी वैल्यूज से के लिए वो आंसर पॉसिबल, अलग अलग आंसर आएंगे, ए और बी की वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे आंसर क्या हो, और अलग अलग आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट दिया, ठीक है। आपके सारे डाउट्स हो गए? यस सर। ठीक है। आपने इन दोनों वर्कशीट में से सारा कुछ सॉल्व कर लिया? यस सर। बाकी के लोगों ने मुझसे ज्यादा डाउट नहीं पूछे, एक दो बच्चों ने ही पूछे, तो कोई बात नहीं, हमने करा दिया उनको। लेट अस ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट वर्कशीट जी, लेट्स जस्ट ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट वर्कशीट, आई थिंक व्हिच इज दिस वन इज डिफरेंट। हाँ, अब ये भी काफी अच्छी वर्कशीट है इन द सेंस दैट इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वर्कशीट है, आपके नोट्स में आपको मिलेगी। ये वाले बेटा देखना, तो काफी अच्छी वर्कशीट है, और इसको ट्राई करने में आपको वेक्टर्स काफी अच्छे से आता है। एक्चुअली ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आ नहीं रहे अभी ना, 2-3 साल से नीट में और जेई में, लेकिन थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर एम करना चाहिए हमें, क्योंकि आते न्यूमेरिकल्स ही। थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सप्लेन वेदर एप्पल फॉलिंग फ्रॉम टू द ग्राउंड इज एग्जांपल ऑफ ग्रेविटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आएंगे न्यूमेरिकली, जब तक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो वो भी नहीं हो पाएंगी। पहला क्वेश्चन पढ़ लो आप, देखो 400 मीटर वाइड रिवर दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड पर रिवर फ्लो कर रहा है। तो अगर आप समझ गए हो तो बेसिकली व्हाट इज 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और ये बोट इतनी वेलोसिटी पर जाती है परपेंडिकुलर टू द बैंक, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दी हुई है। तो ये तो अभी हमने सीबीएसई में ही किया है ना, देखना रिवर बेटा इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस तरफ, ठीक है, कितनी है 2। और बोट कैसे जा रही है, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब जो रिवर के अंदर राफ्ट पे पर्सन खड़ा है उसके हिसाब से बोट ऐसे जा रही है परपेंडिकुलर टू दी बैंक, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी बैंक। अब टाइम टेकन टू क्रॉस, जरूरी नहीं है कि हम अर्थ फ्रेम से टाइम टेकन निकाल, इसके फ्रेम से टाइम टेकन निकाल लो। तो इसके फ्रेम से तो बोट ऐसे गई सीधी, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी, कितनी आई इसके फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एज सीन बाय दिस पर्सन द बोट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द बैक, तो डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर आएगी, 400 डिवाइड बाई 10, फिर कितना 40 सेकेंड। तो इजी है, कुछ भी नहीं करना। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आप करके बताओ, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डज द बोट रीच ऑपोजिट द बैंक। सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि चलो हमने ये तो निकाल लिया कि यहाँ से वहां जाने में 40 सेकंड लगे, तो एज सीन फ्रॉम अर्थ वो कितना आगे खिसक जाएगी, नहीं? तो इस डिस्प्लेसमेंट का ये वाला जो कंपोनेंट ये कितना है, तो अर्थ के फ्रेम से दो वेलोसिटीज हैं बोट में, अर्थ के फ्रेम से बोट में एक वेलोसिटी इस तरफ है और एक वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, ये वाली, समझे आपको, ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, ये इस वेलोसिटी की वजह से आएगी, ये कितनी है 2, नहीं 2 इंटू 40, 80 मीटर, तो बिल्कुल ही सिंपल।
अब इसको हमने देखो कितना फास्ट किया है ना? आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हमने बात की कि जब हम यहाँ पे चले गए, देखना अगर हम अर्थ पर जाकर खड़े हो गए, ये किनारा है, आप यहाँ खड़े हो, और ये आपकी बोट है, बोट की दो वेलोसिटी, एक ऐसे एक ऐसे, एक पैरेलल टू द बैंक, एक परपेंडिकुलर टू द बैंक। ये वाली परपेंडिकुलर टू द बैंक, ये पैरेलल। तो जो इस तरफ वाली डिस्प्लेसमेंट है वो वी पैरेलल की वजह से आएगी। 40 सेकंड में ये कितनी आगे ले जाएगी? 40 सेकंड में ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला नेक्स्ट के लिए आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। Let us take 5 minutes and try to understand it, then we will do it together. Okay, please try it. These are all very very good questions. पढ़ लो बेटा, थर्ड वाला। Take your time. सुनना है बेटा? तो in the last problem also, the boat has, the river has a velocity in this direction. The boat was moving perpendicular to the bank as seen by this observer. So from the river frame, the boat has only this velocity. This is not present in the boat. From the earth frame, the boat has two velocities at the same time. One which is dragging the boat in this direction and the other which is dragging the boat in that direction. Now, boat में जब एक साथ दोनों velocities present है, तो that means जब मैं ये बेसिक बता दूंगा ना, तब आप दूसरी प्रॉब्लम खुद कर पाएंगे। दैट मीन्स बोट के अंदर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, तो अर्थ फ्रेम से ये वेलोसिटी है। पर आप ऐसे व्यू करो कि ये वेलोसिटी ना होकर उसकी ये दो कंपोनेंट्स, ठीक है? तो अर्थ फ्रेम से ये इधर ले जा रहा है और ये इधर ले जा रहा है। अब इन्हीं आइडियाज को इसमें अप्लाई करो जो आपको अभी क्वेश्चन दिया। सो एज पर दिस क्वेश्चन, देयर इज अ रिवर व्हिच इज हाफ अ किलोमीटर वाइड, दिया हुआ 500 मीटर perpendicular separation between the two banks. Now a boat starts going from, let's say, this point. Now the river moves in this direction. दी हुई है ये वेलोसिटी, कितनी दी हुई है? 5 किलोमीटर। 5 और 3, ये दी हुई है बेटा आपको 5 किलोमीटर पर आवर। अभी नहीं लिख रहा हूँ। और इस पर्सन के हिसाब से बोट की वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दी हुई है एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, ये दिया है। कई सारे लोग कहेंगे ऐसा भी हो सकता है जी कि बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो ऐसे थीटा हो, ये भी तो हो सकता है। इसके हिसाब से बोट की वेलोसिटी ऐसे भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी इस तरफ हो। तो ये इंटरेस्टिंग है, दोनों से आंसर आएगा। कैलकुलेशंस में थोड़ा थोड़ा फर्क लगेगा। इसके हिसाब से बोट में सिर्फ ये वेलोसिटी, ठीक है? बताओ, ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, ठीक है? अब हमें निकालना क्या है? टाइम टेकन टू रीच द अदर बैंक, टाइम टेकन टू फ्लो अक्रॉस द रिवर। तो अर्थ के फ्रेम से निकालें या इसके फ्रेम से निकालें? इसके फ्रेम से। तो पहले इसके फ्रेम से निकालो, रिवर के फ्रेम से। इसके फ्रेम से बोट में केवल ये वेलोसिटी है और इसके भी दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। देखना, एक इस तरफ आ जाएगा, एक तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो इस तरफ की तरफ। कितना आएगा बेटा ये? बी बी आर, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा
ये आएगा वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, वी बी आर साइन थीटा। तो अब इसके फ्रेम से बोट में दो वेलोसिटीज हो गई, एक ये वाली, ये और एक ये। लेकिन तो मतलब इसके फ्रेम से बोट ऐसे जाए, देख रहे आपको, इसके फ्रेम से बोट ऐसे डिस्प्लेसमेंट करे, नॉर्मल टू दी बैंक नहीं चल रही। और इस डिस्प्लेसमेंट का जो ये वाला कंपोनेंट है वो इस वेलोसिटी से मिलेगा, किस वेलोसिटी से, वो इस वेलोसिटी से मिलेगा। तो ये वाला कंपोनेंट, ये वीबीआर नहीं है, वीबीआर तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वीबीआर साइन थीटा। तो इसके फ्रेम से जो ये वाला कंपोनेंट है वीबीआर कॉस थीटा, ये इधर जाने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, नहीं, ये तो सिर्फ बोट को ऐसे ले जा रहा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस इसके फ्रेम से इस डिस्प्लेसमेंट का जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट आएगा, ये परपेंडिकुलर टू द बैंक, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, दिस डिस्प्लेसमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी ना ये, तो हम ऐसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द बैंक इज वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द बैंक इनटू टाइम टेकन। तो टाइम टेकन इज डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द बैंक इज 500 meters डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर में ले लो, इसको आधा ही ले लो, नहीं, टाइम टेकन इज हाफ अ किलोमीटर डिवाइड बाय वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर है वीबीआर, कितना दिया वी बी आर 3 साइन ऑफ थीटा। वीबीआर की वैल्यू कितनी दी आपको, 3 या 5, 3। 3 दी गई, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये आ गया 1/6 साइन थीटा इंटू आर्स। कितने आर्स लगते हैं, ये आंसर नहीं है, आंसर सेकंड्स में। तो ये तो आर्स में आ गया, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600 अपॉन साइन थीटा सेकंड्स आंसर है, ये आंसर 600 अपॉन साइन थीटा इंटू सेकंड्स। क्या होगा रोहन, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पर आपको ट्राई करना पहले, मैं कराऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, लेट अस नॉट वेस्ट। तो इनिशिएट कर दिया, इसको करोगे ट्राई आप, अच्छे क्वेश्चन है सारे, एक से बढ़कर एक, इसको करने के बाद सारी चीजें बढ़िया ढंग से आ जाएंगी। कुछ इजी भी है, पहले पेज पे ज्यादा अच्छे हैं, ऐसे करने का फायदा नहीं है, तो 14th क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट्स में खत्म करेंगे। देखना बेटा, अ मैन कैन स्विम एट 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। डेलिबरेटली मैंने फर्स्ट पेज को अवॉइड किया, आप ट्राई करोगे तभी डिस्कस करने का फायदा। ही वांट्स टू क्रॉस अ river which is 500 meters wide, flowing at 2. He keeps himself 120 degrees with the flow. Find the time taken to cross the river. तो देखो, अत्यंत सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखना इसमें क्या दिया हुआ आपको, वैल्यूज बताना अगर कोई बता सकता है तो। If someone can tell me the values, please do tell. Okay. River is flowing in this direction. As seen from the river frame, the object, the body या boat जो भी स्विमर है वो 120 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। क्या दिया इसमें, स्विमर या बोट, मैन कैन स्विम। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर is along this direction.
इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो ऐसे जा रहा है। अर्थ के हिसाब से बॉडी में ये दोनों वेलोसिटीज एक साथ प्रेजेंट है। टाइम टेकन टू क्रॉस कैसे आएगा बेटा? इसके फ्रेम से टाइम टेकन टू क्रॉस निकाल लो। नहीं, देखना डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। अगर यहां से शुरू किया था तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब इस डिस्प्लेसमेंट का एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट। हम इसके फ्रेम से बात कर रहे हैं, इसके फ्रेम से ये वेलोसिटी नहीं प्रेजेंट है बॉडी में। इंपॉर्टेंट है किस फ्रेम से हम टाइम निकाल रहे हैं। अब हमें टाइम टेकन टू क्रॉस निकालना, तो जो भी ब्रेड्थ है रिवर की, ये ब्रेड्थ डिवाइड बाय व्हाट? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द बैंक। मतलब टाइम टेकन टू क्रॉस इज ब्रेड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द बैंक। तो बेटा इसको अगर मैं ऐसे ले लूं तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट आपको चाहिए बस। ये v परपेंडिकुलर, ये जो पिंक वाली वेक्टर है, ये v परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड इतना है, क्योंकि जो ये वाली वेलोसिटी इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। ये एंगल कितना आया? 30 आया ना। तो ये वाली वेक्टर कितनी आई v परपेंडिकुलर? बताओ। ये आई VSR cos 30। मतलब VSR कितना दिया हुआ है बोलो? VSR सर 3 किलोमीटर पर आवर। 3। तो यार, और ये जो v परपेंडिकुलर वाला, v पैरेलल वाला है, ये कितना आया? ये वाला कंपोनेंट ये आएगा VSR sin 30। ये आएगा 3/2। ठीक है, तो हमने इसके फ्रेम से इस वेलोसिटी को तोड़ दिया। एक आया 3√3/2, एक आया 3/2। ये तो आया 3√3/2, और ये वाला कितना आया? ये आया 3/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। अब टाइम टेकन, अब इसके फ्रेम से एक ये पिंक और एक ये ब्लू है। अर्थ के फ्रेम से बोट में एक साथ 3 वेलोसिटीज हैं। देखना बेटा, अर्थ के फ्रेम से 3 वेलोसिटीज हैं बोट में, एक ये पिंक, एक ये ब्लू और एक ये। इन दोनों का हिसाब बहुत आसानी से चल जाएगा, इन दोनों को, क्योंकि इनको ऐड करना बड़ा आसान है। चलो ऐड करना ही नहीं है अभी तो हमें, आगे चलो। पहले टाइम टेकन टू क्रॉस निकाल लो। बी ब्रेड्थ कितनी दी हुई है रिवर की? 500 मीटर। 100 मीटर्स। और वी परपेंडिकुलर हमारा कितना आया? 500। 500 दिए तो उसको हाफ कर लेना बेटा, आधा किलोमीटर कर लो, क्योंकि ये आपको किलोमीटर पर आवर में दिए ना। तो टाइम टेकन आ जाएगा 1/3√3 आवर्स। टाइम आवर्स में ही दिया हुआ है 1/3√3। यस सर। HC वर्मा का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला पढ़ना। Drifting along the direction, what distance will be drifted along the direction of the river flow? कहने का मतलब ये है कि टाइम तो आपको पता चल गया कितना लगेगा क्रॉस करने में, ठीक है ना। लेकिन अब हम अर्थ फ्रेम में चले जाते हैं। अब अर्थ फ्रेम में एक ये वेलोसिटी है, एक ये। तो ये दोनों वेलोसिटीज क्या कर रही है देखना। ये जो ब्लैक वाली वेलोसिटी है ये तो ऐसे ले जा रही है स्विमर को, और जो ये ब्लू वाली है वो ऐसे ले जा रही है। समझ में नहीं आया? हाँ कोई बात नहीं, आंसर तो निकाल लिया ना हमने। तो ये एक वेलोसिटी अर्थ फ्रेम से, देखना बेटा, ये वाली वेलोसिटी भी है अर्थ फ्रेम से, ये तो ऐसे ले जा रही है, पर उसको भूल जाओ, आपको डाउन द बैंक बताना है। अब आपको ये देखना है कि ये ज्यादा है या ये ज्यादा, कौन सा ज्यादा है, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है। देखो आप, वीआरई ज्यादा, वीआरई कितनी है? वीआरई है आपके पास 2, है ना। वीआरई इज 2 एंड दिस इज 1.5। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा? वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा आधा, हाफ किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो मतलब अब अर्थ फ्रेम से इन दोनों को ऐड करके तो ये बचा, अर्थ फ्रेम से अब दो वेलोसिटी दोगे, एक ये और एक ये पिंक वाली। पिंक वाली तो सिर्फ ऐसे ले जाएगी और रेड वाली वो ऐसे ले जाएगी, ठीक है। तो अब यही हमें बताना है कि ये रेड वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो यहां से यहाँ ऐसे जाएगी बॉडी कुछ, इस रेड वाली का और पिंक वाली का रिजल्टेंट ले लो तो वो ऐसे कुछ आएगा। तो अर्थ के फ्रेम से बॉडी ऐसे जाएगी, पता चल गया होगा आपको। तो हाफ किलोमीटर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम टेकन बाई क्रॉसिंग से, जो भी टाइम टेकन बाई क्रॉसिंग से आवर्स, तो ये आ जाएगा 1.6√3 किलोमीटर। आपको होपफुली समझ में आया होगा। ये जो हाफ किलोमीटर वाली वेक्टर है इसको बेटा यहाँ ले जाना पड़ेगा आपको, यहाँ ले जाके इसको यहाँ रखो, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो आप, इन दोनों का, इस पिंक वाले का और रेड वाले का। तो अर्थ के फ्रेम से ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है और बॉडी ऐसे जाएगी और आपको ये वाला फाइंड करना है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस रेड वाले कंपोनेंट की वजह से। और कितनी देर तक बॉडी ऐसे जाती रही, कितनी देर तक ऐसे जाती रही, इतने टाइम, जब तक उसको दूसरे बैंक में नहीं पहुंची तब तक वो चलती रही ऐसे, इतनी कांस्टेंट स्पीड से, हाफ से। तो हाफ किलोमीटर पर आवर इंटू 1/3√3 आवर्स आंसर आ जाएगा। तो कर लेना। तो थोड़ा सा पहली बार हार्ड लगते हैं, लेकिन आपको जो मैंने आज अभी क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार वो सारे क्वेश्चंस घर में बिल्कुल दोबारा से फिर से करो, ठीक है ना। इन्हीं को, don't try to do extraordinary things, just do the questions from this worksheet which we have done I think 3 or 4, उन्हीं को दोबारा एक बार घर में देख कर करो जो मैं आपको सोल्यूशन दूँ। फिर उसके बाद आप कल इसको ट्राई कर लेना जो दूसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक तक